हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें से एक था केंद्रक झिल्ली और एक था केंद्रक भित्ति। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं। उसके आगे का जो यानी कोशिका के अंग चल रहे थे ना, हमारे कोशिका के अंग, तो उसका तीसरा अंग है अंतःद्रव्यी जालिका, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका, जैसे कि इसके नाम में दिखाई दे रहा है कि जालिका, तो ये एक जाली जैसी संरचना होती है कोशिका में, केंद्रक के पास और पूरे कोशिका में फैली हुई। ठीक है, और देखने में कैसी होती है ये? देखने में या तो ये नलिका जैसी होगी, नलिका जैसी गोल, या आयताकार। ठीक है, पूरे बायोलॉजी में जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो क्या, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और उसका फंक्शन यानी कि उसके कार्य। कोई भी अंग या कोई भी टॉपिक हम बायोलॉजी में पढ़े तो ज़्यादातर उसका काम यही होता है कि उसकी संरचना कैसी है और उसके कार्य क्या क्या है। तो संरचना तो मैंने आपको इसकी बता दी, नलिका जैसी होती है, गोल होती है, आयताकार होती है। जब इसको देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी द्वारा या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तो ये देखने में इस तरह से दिखाई देती है। ठीक, केंद्र के पास होती है और जाली नुमा पूरी कोशिका में फैली हुई होती है। अब होती है ये दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कैसे? देखो, दो प्रकार की होती है, और एक होती है खुरदरी, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक, और दूसरी होती है, पहले इसका बता दूं मैं, खुरदरी जो होती है, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, खुरदरी को बोलते हैं हम इंग्लिश में रफ, ROGUH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो इसका मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक, या अंतःद्रव्यी जालिका भी इसे कभी कभी कहते हैं। ठीक, इसको हम RER भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरी होती है चिकनी, अंतःद्रव्यी जालिका या अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक, इसको चिकनी को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या SER। ठीक है, लेकिन इसको खुरदरी और चिकनी के कैसे रहे हैं, किस बिहाफ पे कह रहे हैं? ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। तो राइबोसोम, जो कि मैं आपको अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा, जस्ट एक संरचना होती है कोशिका के अंगों में, राइबोसोम। ठीक है, कैसी संरचना होती है? वो कणों जैसी संरचना होती है। तो जब राइबोसोम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्थित होते हैं तो वो देखने में खुरदरी होती है यानी। ठीक है, तो किस बिहाफ पे हम इसे बोलते हैं? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। देखो, एक संरचना होती है, ये संरचना जो होती है ना, कोशिका है। ठीक, कोशिका किसी भी तरह की हो सकती है। इसमें होता केंद्रक होता ना, तो केंद्रक के पास संरचना होती है। ठीक है, इस तरह से संरचना होती है, पूरी एक जालीनुमा संरचना होती है, मुझसे बन नहीं रही है, लेकिन जालीनुमा संरचना होती है। और जब इसको जूम करके देखते हैं ना, जूम करके इस तरह से दिखाई देगी, मान लो कुछ कि जैसे एक तरह इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें जो नलिका युक्त तो 3D में संरचना होती है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो जब ये संरचना होती है, इस पर अगर राइबोसोम उपस्थित है, इस तरह के कण उपस्थित है राइबोसोम के, तो ये होगी खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, जब इस पर राइबोसोम्स उपस्थित होंगे। ठीक है, और जब ये राइबोसोम्स इस पर उपस्थित नहीं होंगे, तो तब ये कहलाएगी चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इनके काम क्या क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि राइबोसोम में आपको अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो राइबोसोम का कार्य होता है, पहले तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। उस प्रोटीन को, वो प्रोटीन कहाँ पर संश्लेषित होगा? राइबोसोम पे। और राइबोसोम कहाँ पर है?
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पे, ठीक, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यानी कि RER पर उपस्थित है राइबोसोम, तो उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होगा। उस प्रोटीन को कोशिका के प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन, जो राइबोसोम पर संश्लेषित हुआ है, बना है, ठीक है, प्रोटीन को कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, विभिन्न भागों तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। ये तो कार्य हो गया इसका, ठीक है। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का, चिकनी का कार्य क्या होता है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका का कार्य होता है, इस पर बनता है वसा या लिपिड, इस पर निर्माण होता है वसा का, या ये कह लें आप वसा या लिपिड के निर्माण में या संश्लेषण में मदद करती है। ये कौन, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मदद करती है किसमें, वसा या लिपिड के निर्माण में। और इसका निर्माण हो जाने के बाद, वसा का और लिपिड का निर्माण हो जाने के बाद जो इसका कार्य होता है, कार्य इसका भी सेम होता है। वसा को और लिपिड को कहाँ पहुँचाती है, कोशिका के विभिन्न भागों में, ठीक, विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये किसका कार्य है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। वसा लिपिड का निर्माण होने के बाद कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये इसका कार्य है, ठीक है। और इनका जो ये प्रोटीन का निर्माण हुआ, जो कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाया गया, और जो वसा का निर्माण हुआ, जो विभिन्न भागों तक कोशिका के पहुंचाया गया, इनका काम क्या होता है, इन प्रोटीन और वसा का क्या काम होता है कि कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं, और कोशिका के विभिन्न अंग जो प्रोटीन के और वसा के बने होते हैं उसमें ये यानी हेल्प करते हैं और उनको बनाने में मदद करते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली के बनाने में मदद करते हैं कौन, वसा और प्रोटीन, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा तो आप समझिए कि इसका मुख्य काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतःद्रव्य जालिका का, के जो प्रोटीन या वसा का निर्माण हो रहा है, इसका परिवहन करना कोशिका के यानी कोशिका द्रव्य के भीतर सारा परिवहन का काम होता है। किसका, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, परिवहन का काम होता है, ठीक, परिवहन का, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में आगे का आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हो गया, ठीक है। दोस्तों अपने नेक्स्ट कोशिका के पार्ट की तरफ, कोशिका का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है राइबोसोम, ठीक है, क्या है, राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अब देख लो आप क्या होता है। जैसे ये कोशिका है, ठीक, इसमें होता केंद्रक के पास होती है, हमने बताया अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक, और यहाँ फैली हुई होती है, ठीक है। इसमें तो कुछ खुरदरी होती है और कुछ चिकनी होती है। खुरदरी किस बेस पर होती है, जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। तो राइबोसोम होता क्या है, कण जैसी संरचनाएं होती हैं, पूरी कोशिका में कण जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो जो कण जैसी संरचनाएं ये होती हैं, ये ना राइबोसोम कहा जाता है। तो सबसे पहले संरचना की बात चली, तो संरचना देखो कैसी होती है, कणों जैसी, कणों जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। और ठीक, ये बने किस चीज़ के होते हैं, बने होते हैं ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल के और प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन के और राइबोन्यूक्लिक अम्ल के। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, कहाँ पर, राइबोसोम्स पर, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना, ये इनका काम होता है, ठीक। इसी वजह से जब प्रोटीन का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसी वजह से इसको प्रोटीन का उत्पादन स्थल, प्रोटीन का उत्पादन स्थल या फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा राइबोसोम। देखते हैं इसका नया नेक्स्ट पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, ठीक। इसके तीन नाम है, क्या नाम है, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, ठीक।
कोशिका में होती है, इसकी संरचना देख लो किस तरह का होता है, ये होता है पैकेटों की तरह, पैकेटों की तरह संरचना होती है इसकी, ठीक है। कोशिका में कहीं भी मिल जाएगा ये, कोशिका में पैकेट्स की तरह संरचना होती है इसकी। तो संरचना की बातें करेंगे हम, संरचना की बात करेंगे हम तो कैसी होती है इसकी, पैकेट्स, पैकेट्स या थैली जैसी संरचना होती है, ठीक। पैकेट थैली जैसी संरचना मतलब एक बंडल टाइप की संरचना होती है इसकी, जिसमें होता क्या है, विभिन्न पदार्थ भरे होते हैं। पदार्थ कौन कौन से, जैसे कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण हुआ वो पदार्थ इसमें होंगे, और विभिन्न पदार्थ जैसे एंजाइम, वसा, लिपिड्स वगैरह सब इसमें होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ठीक। संरचना की बात हो गई तो इनके कार्य क्या है, इनके कार्य हैं विभिन्न पदार्थों का बंडल या पैकेट रूप में परिवहन करना, ठीक। किस तरह क्या होता है इनका, विभिन्न पदार्थों का। और विभिन्न पदार्थ कौन कौन से, प्रोटीन होंगे, एंजाइम्स हो सकते हैं, वसा हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। उसका बंडल या पैकेट के रूप में परिवहन करना। परिवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी कर सकते हैं, और कोशिका के विभिन्न अंगों में भी, यानी कोशिका के विभिन्न अंगों में भी कर सकते हैं। जैसे केंद्रक से, मतलब कोशिका द्रव्य से केंद्रक में चला गया, केंद्रक से बाहर आ गया, इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें प्रोटीन होता है, या इसमें से कोई सा भी पदार्थ, जैसे थैली होती है ना, फैक्ट्री में चेन चलती इस तरह से, उस पर ये पैकेट रखे हुए होते हैं, और इसमें से कोई सा ही खराब हो जाए, ठीक है, तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें से अगर कोई भी पदार्थ बाहर आने लगे तो ये खराब हो जाता है, तो इसको कोशिका के द्वारा बाहर निकलवा दिया जाता है। इसको कोशिका के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकलवा दिया जाता है, ठीक है। और ये एक काम और करता है, ये गोल्जी बॉडी एक काम करता है, क्या करता है, ये साधारण शर्करा से जो निर्माण होता है उसका निर्माण करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने के बाद ये इस निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट का, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्या काम, एक काम और होता है इसका, क्या कि साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने के बाद प्रोटीन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। ये काम होता है गोल्जी उपकरण का, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने कोशिका के नेक्स्ट पार्ट की ओर। वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर, या कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, या शक्ति घर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना होती है इसकी दोहरी झिल्ली से घिरी, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है इसकी। और संरचना किस तरह की होती है इसकी, देखो ये केंद्रक, कोशिका में केंद्र है, ठीक। और पार्ट मैंने आपको बता दिए इसके, केंद्रक नहीं बताया, केंद्रक बाद में बता दूंगा। लेकिन जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से संरचना कुछ होती है, दोहरी झिल्ली से होती है। बाहर की जो झिल्ली होती है वो तो होती है अर्धपारगम्य, जैसे प्लाज्मा झिल्ली होती है, हमारी कोशिका की झिल्ली होती है, ठीक। और अंदर की झिल्ली जो होती है वो थोड़ी सी वलयाकार की होती है, जिसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है किनका, उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का, तो वो रासायनिक क्रिया में इसको कोशिका के अंगों को या कोशिका को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए वो थोड़ी अच्छी झिल्ली होती है, ठीक। दोहरी झिल्ली होती है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। खोज याद रखना आपको, इसकी खोज इसकी की थी अल्टमैन ने।
ठीक, खोज की थी इसकी अल्टमैन ने, कितने में की थी? 1886 में। खोज इसकी की थी अल्टमैन ने 1886 में, और इसका नामकरण जो किया था ना, इसका नामकरण किया था बेंडा ने। बेंडा नामक कोई वैज्ञानिक है, इसका नामकरण उन्होंने किया था, और खोज की थी इसकी अल्टमैन ने। ठीक, खोज से मुझे याद आया कि मैंने गोल्जी बॉडी की खोज के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसकी खोज इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में हो सकता पूछ ली जाए। उसकी खोज की थी, गोल्जी बॉडी की खोज की थी, गोल्जी बॉडी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, जिसके नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। ठीक, गोल्जी काय रखा गया या गोल्जी उपकरण रखा गया। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रही हो, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोशिका या सेल। ठीक है, तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, नामकरण इसका बेंडा ने किया था। दोहरी झिल्ली से घिरा आवरण होता है इसका, और होता क्या है इसमें, इसका खुद का डीएनए होता है। इसकी खास बात जो है ना, इसका खुद का डीएनए, खुद का डीएनए और राइबोसोम, खुद के ही राइबोसोम होते हैं इसके। ठीक, खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं इसके, होते हैं, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक। ठीक, इस माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ठीक, और खुद के ही राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। कहा नहीं जाता, और कोशिका तो ये है नहीं, लेकिन अंग है कोशिका का, तो यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक माना जाता है इसे। ठीक, क्यों माना जाता है? देखो, मैंने आपको दो कोशिकाएं बताई थी, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं कि खुद का डीएनए और राइबोसोम होने के कारण इसे यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, और इसके बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि डीएनए और राइबोसोम इसमें होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया है अगर तो। ठीक, अब कोशिका, इसका हमने बता दिया कि इसका संरचना कैसी होती है, इसकी खोज किसने की थी, इसका जो है खुद का डीएनए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, और इसको कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, कार्य आपको याद रखना है, इसका कार्य होता है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का अपचयन करना, या ये कहना आप ऑक्सीकरण करना, पाचन करना या ऑक्सीकरण करना। ठीक है, ऑक्सीकरण करना। ठीक, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना इसका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और जब ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी इसमें। ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा उत्पन्न होने की वजह से क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर इसे कहते हैं, या इसको कोशिका का जनरेटर भी कहते हैं, या कोशिका का इसे क्या कहते हैं? शक्ति केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति केंद्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और इसके बारे में अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, और अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनसे खूब बातें करें ताकि उनका जो है स्ट्रेस ना हो, पैनिक ना हो, और ख़ुद भी पैनिक ना हो। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है।